बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरबिल में इराकी फौज और कुर्द फाइटर्स के दरमियान लड़ाई, मकामी हुकूमत ने की सीज फायर की अपील, कहा रेफरेंडम को भूलने के लिए तैयार हैं। कुर्द लीडर मसूद बरजानी पर बढ़ा दबाव, अपोजिशन पार्टी ने किया इस्तीफे का मुतालबा। हैदर अल अब्बादी ने अनकरा में की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इराकी फौजों ने सीरिया सरहद के करीब आईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, हवाई जहाज से पर्चे गिराए। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी की तायीद की। आदिल अल जुबैर ने कहा न्यूक्लियर डील में कई खामियां हैं। कतर बहरान से जीसीसी टूट जाएगा, कुवैत के अमीर ने दी वार्निंग। दोहा ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका में 11 मुल्कों के शहरियों पर सख्त नजर रखी जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप का नया हुक्म जारी। रेक्स टिलरसन ने की सुषमा स्वराज से मुलाकात। अमेरिका ने किया हिंदुस्तानी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी देने का वादा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान को आजादी का शहीद करार दिया, बीजेपी तलमला उठी। गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को होगी वोटिंग, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत आज़ादी के सवाल पर हाल ही में होने वाले रेफरेंडम के नतीजों को ताक पर रखने के लिए तैयार है। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने एक बयान में कहा कि उसकी लीडरशिप फौरी तौर पर सीज फायर के ऐलान के लिए तैयार है और पूरे कुर्दिस्तान में तमाम फौजी ऑपरेशंस को रोकना चाहती है। 25 सितंबर को कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसके बाद से जबरदस्त तनाव पाया जाता है। अमरीका और दूसरे मुल्कों ने कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के लीडर मसूद बरजानी से कहा था कि वो रेफरेंडम को मुलतवी कर दें। कई मुल्कों ने वार्निंग दी थी कि इस रेफरेंडम के नतीजे में आईसिस के खिलाफ लड़ाई मुतासिर होगी। इसराइल दुनिया का अकेला मुल्क है जिसने रेफरेंडम की तायीद की थी। इस रेफरेंडम में 92% से ज्यादा वोटर्स ने आज़ादी के हक में फैसला दिया था, लेकिन इस रेफरेंडम के बाद जो नतीजे निकले उनमें अरबिल और बगदाद के दरमियान फौजी टकराव भी शामिल है। इराकी हुकूमत ने 16 अक्टूबर को किरकुक में एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया और कुर्दों के कंट्रोल वाले शहर पर कब्जा कर लिया। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने कहा कि वो अरबिल और बगदाद के दरमियान बातचीत का रास्ता साफ करने के लिए रेफरेंडम के नतीजों को ताक पर रखने तैयार है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब इराक की फौजें कुर्दिस्तान में जमा हो रही हैं और कुर्द लीडरशिप पर पीछे हटने के लिए काफी दबाव है। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने एक बयान में कहा कि इराक और कुर्दिस्तान को संगीन और खतरनाक हालात का सामना है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम खून खराबे से बचें। बयान में कहा गया कि इन झड़पों में दोनों तरफ नुकसान हुआ है और खून खराबे से तकलीफें हो रही है और बदअमनी फैल रही है। यकीनन लड़ाई जारी रखने से किसी की जीत नहीं होगी, लेकिन इससे मजीद बदअमनी फैलेगी और तमाम लोगों की जिंदगियां मुतासिर होंगी। इस दौरान कुर्दिस्तान के अपोजिशन ग्रुप ने जो रेफरेंडम के खिलाफ था मसूद बरजानी से कहा कि वो इस्तीफा दे दें। कुर्दों की एक तंजीम गोरान ने एक कौमी हुकूमत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और अपनी वेबसाइट पर कहा कि कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत को फौरी बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि उसने कुर्द इलाके को एक खौफनाक बहरान से दो चार कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत का यह बयान उम्मीदों के खिलाफ है। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने हमेशा कहा था कि रेफरेंडम एक रेड लाइन है। मंगल को कुर्दिस्तान के बाज़ इलाकों में इराकी फौजों, शिया लश्कर और कुर्दों की पेशमर्गा फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हुई। अब तमाम लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इराक के वजीर आजम हैदर अब्बादी का अगला कदम क्या होगा। कुर्दिस्तान में अरबिल शहर के करीब इराकी फौजों और कुर्द फाइटर्स के दरमियान झड़पें हो रही हैं। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में कुर्दिस्तान में रेफरेंडम के बाद कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में इराक के 3 सिपाही हलाक हुए और 2 जख्मी हुए। कुर्दिस्तान की पार्लियामेंट ने इस दौरान फैसला किया कि वो 8 महीनों के अंदर नए इलेक्शंस कराएगी।
इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कुर्दिस्तान इलाके की ख्वाहिशात से हमदर्दी का इजहार किया और एक आज़ाद कुर्दिस्तान की तायद की। नेतन्याहू ने इसराइली पार्लियामेंट नेसेट से खिताब करते हुए कहा कि कुर्दों ने बालिग नज़री का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि हम अलहदगी के लिए कुर्दों की ख्वाहिश से हमदर्दी रखते हैं और पूरी दुनिया को उनके मुस्तक़बिल और उनकी हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। इराक के वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल-अब्बादी ने अंकारा में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम के बाद इराक और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की बगदाद की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद एक बयान जारी करते हुए एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने कुर्दिस्तान के नाजायज़ रेफरेंडम के बाद लिए जाने वाले सियासी, फौजी और मौशी फैसलों के बारे में बातचीत की। पिछले साल इराक में तुर्की की फौजों की मौजूदगी के मसले पर इराक और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में खटास पैदा हुई थी, लेकिन कुर्दिस्तान के रेफरेंडम ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में फिर से गर्मजोशी पैदा कर दी है। तुर्की और ईरान कुर्दिस्तान के रेफरेंडम की सख्ती से मुखालिफत करते रहे। कुर्द नस्ल के लोग इराक के अलावा तुर्की, ईरान और सीरिया में रहते हैं। तुर्की में लंबे अरसे से कुर्दों की पार्टी KPP आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। इराकी फौजें सीरिया सरहद के करीब आईएस मिलिटेंट्स के कंट्रोल वाले इलाकों को छीनने के लिए एक ऑपरेशन की तैयारियां कर रही हैं। इराक की एयरफोर्स ने अल-कायम और रावा इलाके में पर्चे गिराए जिन पर लिखा हुआ है कि आपकी फौजें आपको आज़ाद कराने के लिए आ रही हैं। इन पर्चों पर लिखा है कि आईएस अरकान के खिलाफ इस आखिरी हमले में अल्लाह हमारे साथ है। पर्चों में यह भी लिखा हुआ है कि आपके बच्चों और रिश्तेदारों में से जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं उनसे कह दो कि वो फौरी हथियार डाल दें और किसी भी उस घर में चले जाएं जहां पर इराकी फौजों के दाखिले के वक्त सफ़ेद झंडे लहरा रहे होंगे। हालिया अरसे में इराकी फौजी अल-कायम जाने वाले रास्तों पर आईएस के ठिकानों पर कई हमले कर चुकी हैं। इराक के वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल-अब्बादी ने हाल ही में कहा था कि इस साल के खत्म तक पूरे इराक से आईएस दहशतगर्दों का सफाया कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के शाह सलमान ने अपनी कैबिनेट को इराकी वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल-अब्बादी के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में बताया। सऊदी अरब और इराक के दरमियान हाल ही में एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उन्होंने कैबिनेट को अपनी दूसरी मसरूफियात के बारे में भी ब्रीफिंग दी। इस मौके पर शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब एक मुत्तहिद और मुस्तहकम इराक की तायद करता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, ऐलान किया है कि मुल्क में एतदाल पसंद इस्लाम को बहाल किया जाएगा और मुस्तकबिल में मुल्क टेक्नोलॉजी से लैस होगा। उन्होंने रियाद में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम वहाँ लौट रहे हैं जहाँ हम पहले थे, यानी एतदाल पसंद इस्लाम की तरफ जो दुनिया और तमाम मजहबों के लिए खुला होगा। उन्होंने कहा कि हम अगले 30 साल तबाकुन नज़रियात से निमटते हुए अपनी जिंदगियाँ खर्च नहीं करेंगे, बल्कि हम इन नज़रियात को आज तबाह करेंगे। क्राउन प्रिंस ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया है जब हालिया अरसे में एक के बाद एक सऊदी हुकूमत ने रवायत से हटकर कई कदम उठाए हैं, जिनमें औरतों के लिए ड्राइविंग पर पाबंदी खत्म करना, खातून मुफ्तियों को मुकर्रर करना और सिनेमा घर खोलना शामिल है। इस दौरान सऊदी अरब के एक सियासी तज्ज़िया निगार और आलमी ताल्लुकात के स्कॉलर हमदान अल शहरी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ क्राउन प्रिंस के बयान की तायद की और कहा कि पिछले 2 बरसों में सऊदी अरब की कोशिशों के अच्छे नतीजे निकलने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब एक एतदाल पसंद मुल्क है। इस्लाम एतदाल का मजहब है। इस्लाम जदीदियत के खिलाफ नहीं है। हमने देखा है कि सऊदी औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दी गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह भी कहा कि सऊदी अरब 1989 से पहले ऐसा नहीं था। सऊदी अरब और पूरे खित्ते में मुख्तलिफ वजूहात के लिए 1979 के बाद एक तहरीक चलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रिंस मोहम्मद ने एक मेगा सिटी बनाने का ऐलान किया जिस पर $500 बिलियन खर्च किए जाएंगे। ये शहर इजिप्ट और जॉर्डन की सरहदों के करीब बनाया जाएगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई ईरान पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार किया है, जिन्होंने हाल ही में ईरान न्यूक्लियर डील की तस्दीक करने से इनकार कर दिया था। लंदन में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आदिल अल जुबैर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील में कई खामियां हैं। आदिल अल जुबैर ने कहा कि ईरान का रवैया नाकाबिल कबूल है और ईरानियों को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सदर ट्रंप ने भी यही बात कही है और हम इस बात की तायद करते हैं। आदिल अल जुबैर ने कहा कि वो ट्रंप के इस ख्याल से इत्तेफाक करते हैं कि ईरान खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करने के लिए काम कर रहा है और उसके खिलाफ नई पाबंदियां लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को इन पाबंदियों की तायद करनी चाहिए ताकि ईरान को यह सख्त पैगाम दिया जा सके कि तुम्हारे रवैये और तुम्हारे नापाक इरादों के बुरे नतीजे निकलेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि ईरान की फौजी ताकत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने ईरानी कौम को कमजोर करने के लिए दुश्मन की कोशिशों के बावजूद फौजी सलाहियतें बढ़ाने का ऐलान किया। खामनाई ने तेहरान में ईरान के नए फौजियों की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
इस दौरान अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर बॉब कॉर्कर और टॉम कॉटन एक कानून के मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए ईरान न्यूक्लियर डील की तस्दीक से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इनकार के बाद पाबंदियां लगाई जाएंगी। कतर ने यह बात दोहराई है कि वो जीसीसी बहरान को हल करने के लिए बातचीत करने तैयार है। कतर ने अपने शहरियों और मीडिया से कहा कि वो खलीज की अलामतों पर तनकीद करने से बाज रहे हैं। कतर की वजारत खारजा ने एक बयान में ये बात कही। इससे पहले कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा ने तमाम फरीकों से कहा था कि वो तनाव कम करें, जिसके जवाब में यह बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि कतर कुवैत के अमीर की तरफ से की गई अपील की इज्जत और एहतराम करता है और तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। मंगल के दिन कुवैत के अमीर ने वार्निंग दी थी कि अगर कतर बहरान को हल नहीं किया गया तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी टूट जाएगी। शेख सबा ने कहा कि खलीज के अवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदों के बरखिलाफ इस बहरान में इतना असर है कि अगर ये और बढ़ा तो इसके नतीजे हम सब के लिए बुरे निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बहरान और आगे बढ़ेगा तो इलाकाई और आलमी दखल अंदाजी भी बढ़ेगी और इससे खलीज और उसके लोगों की सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगी। जीसीसी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। ये एक सियासी और फौजी और मुआशी इत्तेहाद है, लेकिन कतर बहरान की वजह से इस इत्तेहाद पर सवालिया निशान लग गया है। कुछ महीने पहले सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने कतर पर दहशतगर्दी की फंडिंग का इल्जाम लगाते हुए उसकी नाकाबंदी कर दी थी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने लंदन में कहा कि कतर बहरान कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा मसला है और हमें दूसरे बड़े मसाइल पर तवज्जो करनी चाहिए। दुनिया भर से वक्त होगी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे 8 नवंबर यानी नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर हुकूमत और अपोजिशन ने अलग अलग प्रोग्राम्स का ऐलान किया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अरबिल में इराकी फौज और कुर्द फाइटर्स के दरमियान लड़ाई। मकामी हुकूमत ने की सीज फायर की अपील, कहा रेफरेंडम को भूलने के लिए तैयार हैं। कुर्द लीडर मसूद बरजानी पर बढ़ा दबाव, अपोजिशन पार्टी ने किया इस्तीफे का मुतालबा। हैदर अल अब्बादी ने अनकरा में की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इराकी फौजों ने सीरिया सरहद के करीब आईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, हवाई जहाज से पर्चे गिराए। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी की तायीद की। आदिल अल जुबैर ने कहा न्यूक्लियर डील में कई खामियां हैं। कतर बहरान से जीसीसी टूट जाएगा, कुवैत के अमीर ने दी वार्निंग। दोहा ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका में 11 मुल्कों के शहरियों पर सख्त नजर रखी जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप का नया हुक्म जारी। रेक्स टिलरसन ने की सुषमा स्वराज से मुलाकात। अमेरिका ने किया हिंदुस्तानी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी देने का वादा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान को आजादी का शहीद करार दिया। बीजेपी तलमला उठी। गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया।
अमेरिका ने यह बात मानी है कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत की हैसियत से उभर रहा है और अमेरिका ने वादा किया कि वो हिंदुस्तान की फौज को जदीद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी देगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ रेक्स टिलरसन ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद एक बयान जारी किया गया। टिलरसन ने कहा कि वो हिंदुस्तान को F-16 और F-18 जंगी हवाई जहाज देने के बारे में समझौतों की तरफ देख रहे हैं। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने देने वालों की मजम्मत की। सुषमा स्वराज ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पाकिस्तान को वहां सरगर्म दहशतगर्दों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। टिलरसन 5 मुल्कों के दौरे पर हैं, जिसके दौरान वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान ने रिक्स टिलरसन को बताया कि वो मुल्क में नॉर्थ कोरिया के सफारत खाने को बरकरार रखेगा ताकि नॉर्थ कोरिया के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रहें। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में नॉर्थ कोरिया को अलग थलग कर दिया जाए। इस सिलसिले में टिलरसन और सुषमा स्वराज के बीच बातचीत भी हुई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ रेक्स टिलरसन ने कहा कि अमेरिका को इस बात की फिक्र है कि कहीं दहशतगर्द पाकिस्तान की हुकूमत वहां के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को खतरे में ना डाल दें। टिलरसन ने, जो दिल्ली के दौरे पर हैं, कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन पर बहुत ज्यादा इंतहा पसंदों को पनाह मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुपों पर लगाम कसना पाकिस्तान के हक में है। सीरिया के नायब वजीर खारजा फैसल मकदाद ने कहा है कि उनका मुल्क आईसिस और दूसरे दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी फौज की कामयाबियों के लिए ईरान की अटूट तायद का शुक्रगुजार है। फैसल मकदाद ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती के साथ तेहरान में मुलाकात करते हुए ये बात कही। विलायती ने इस मौके पर सीरिया में अमरीकी फौजों की मौजूदगी पर तनकीद की और कहा कि हम दोनों मुल्कों का यह सवाल है कि अमरीकियों ने सीरिया की सरजमीन पर वहां की हुकूमत की इजाजत के बगैर 12 फौजी अड्डे क्यों कायम किए हैं। ये बात साफ है कि उनका मकसद सीरिया के टुकड़े करना है। ईरान के ओहदेदार ने कहा कि जिस तरह अमरीकियों को इराक में शिकस्त दी गई, उन्हें सीरिया में भी हराया जाएगा। तुर्की की वजारत इंसाफ ने कहा है कि उसने अपने एक डेलीगेशन को अमेरिका ना भेजने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों के बीच वीजा मसाइल पर तनाज़ा पाया जाता है, जिसकी वजह से इस दौरे को मुलतवी कर दिया गया। मई के महीने में यह तनाज़ा शुरू हुआ था जब तुर्की ने अदाना शहर में अमरीकी कौंसलेट के एक मुलाजिम को गिरफ्तार किया था। इसके जवाब में अमरीका ने बाज़ वीजा पाबंदियां लगाई थी और तुर्की ने इन पाबंदियों का वैसा ही जवाब दिया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रेफ्यूजियों पर लगाई गई 4 महीनों की पाबंदी खत्म हो गई है, जिसके बाद सदर ने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत 11 मुल्कों से आने वाले लोगों पर सख्त नजर रखी जाएगी। ट्रंप हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। ट्रंप ने सबसे पहले जनवरी के महीने में एक हुक्म जारी किया था, जिसके तहत रेफ्यूजियों और मुल्क में पनाह हासिल करने की दरख्वास्त गुजारों पर पाबंदियां लगाई गई थी। अमरीकी अदालतों ने बाज़ मुस्लिम मुल्कों के लोगों पर पाबंदियों के ऑर्डर्स पर रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जून के महीने में इजाजत दी थी कि रेफ्यूजियों के आने पर 120 दिनों तक पाबंदी लगा दी जाए। ये पाबंदी मंगल के दिन खत्म हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाबंदियां बर्खास्त होने के बावजूद मुल्क में रेफ्यूजियों के आने का सिलसिला बहुत सुस्त रहेगा। इस दौरान अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि 11 मुल्कों से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्हें मुल्क में रहने की इजाजत होगी, लेकिन वो सख्त सिक्योरिटी जांच से गुजरेंगे। ट्रंप ने इस सिलसिले में मंगल की शाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। बांग्लादेश और म्यांमार ने रोहिंग्या रेफ्यूजियों के बहाव को फौरी रोकने से इत्तेफाक किया है और कहा है कि इन रेफ्यूजियों की म्यांमार वापसी के कदम उठाए जाएंगे। म्यांमार के वजीर दाखिला और बांग्लादेश के वजीर दाखिला ने इस सिलसिले में म्यांमार के दारुल हुकूमत में एक समझौते पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि वो ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे ये लोग हिफाजत और इज्जत के साथ अपने मुल्क को वापस जा सकेंगे। बांग्लादेश की वजारत दाखिला के सेक्रेटरी मुस्तफ़ा कमाल ने यह बात बताई। ये बात साफ नहीं है कि दोनों मुल्क क्या कदम उठाने का इरादा रखते हैं। खबर है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया और सार्क ने हिंदुस्तानी सफारतकार को तलब करते हुए अक्टूबर के महीने में 14 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज किया और कहा कि इन खिलाफ वर्जियों में 2 सिविलियंस हलाक हुए और 6 जख्मी हुए। गुजरात में 182 असेंबली सीटों के लिए 9 और 14 दिसंबर को 2 मरहलों में वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ए के ज्योति ने शेड्यूल का ऐलान किया, जिसके तहत पहले मरहले में 79 और दूसरे मरहले में 93 सीटों के लिए चुनाव होगा। जुमला 50,128 पोलिंग स्टेशन पर 4.3 करोड़ वोटर्स वोट देने के अहल होंगे। पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन 14 नवंबर को और दूसरे मरहले के लिए 20 नवंबर को जारी किया जाएगा। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के साथ होगी। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने यानी नवंबर की 9 तारीख को वोटिंग होने वाली है। ये इलेक्शंस अमलन मोदी हुकूमत की मकबूलियत का इम्तिहान है। उम्मीद की जा रही है कि इन इलेक्शंस के लिए खासतौर पर गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी में सख्त मुकाबला होगा और दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। कांग्रेस उम्मीद कर रही है
है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद अवाम में पैदा नाराजगी का उसे फायदा मिलेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान को एक हीरो करार दिया जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब कट्टर हिंदू तंजीमों और बीजेपी के बाज़ गोशे टीपू सुल्तान को गद्दार ठहराने पर अड़े हुए हैं और इस बारे में कर्नाटक में एक तनाज़ा चल रहा है। रामनाथ कोविंद ने 18वीं सदी के मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की तारीफ की। उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक असेंबली की इमारत की 60वीं सालगिरह के मौके पर एक खुसूसी सेशन से खिताब करते हुए ये बात कही। एक ऐसे वक्त जब बीजेपी के बाज़ लोग टीपू सुल्तान को हिंदुओं का दुश्मन साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सदर जमहूरिया ने ऐसी कोशिशों पर पानी फेर दिया और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी और बीजेपी तलमला उठी। सदर जमहूरिया ने असेंबली में मेजों की थपथपाहट के दौरान कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद की मौत मरे। रामनाथ कोविंद ने कहा कि टीपू सुल्तान तरक्की पसंद थे, उन्होंने जंगों में रॉकेटों का इस्तेमाल किया था, हालांकि उस वक्त तक यूरोप के मुल्क भी ये टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे। रामनाथ कोविंद बीजेपी और एनडीए की ताई से जुलाई के महीने में सदर जमहूरिया बने। इस दौरान बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि रामनाथ कोविंद की तकरीर कांग्रेस ने लिखी है। बीजेपी लीडर अरविंद लंबावाले ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने सदर जमहूरिया के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेसियों ने सदर जमहूरिया को दावत दी और उनसे पहले से लिखी गई तकरीर पढ़ाई। वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहते थे और सदर जमहूरिया के दौरे का इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती पर कई दिनों से तनाज़ा चल रहा है। बीजेपी लीडर ने कहा कि वो अंग्रेजों से आज़ादी के लिए टीपू सुल्तान की लड़ाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो हिंदुओं के ताल्लुक से टीपू सुल्तान की ज़हनियत पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि टीपू सुल्तान इस लायक हैं कि उनका शुमार मुल्क के अजीम हुक्मरानों में किया जाए। कांग्रेस के वंशी गंडू राव ने टीपू सुल्तान के बारे में कहा कि वो न सिर्फ एक तारीखी शख्सियत थे बल्कि एक अजीम शख्सियत थे। हुकूमत 8 नवंबर को मुखालिफ कालाधन दिन मनाएगी। इस मौके पर मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर्स पूरे मुल्क का दौरा करेंगे और नोटबंदी के फायदे अवाम को बताएंगे। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने यह बात बताई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेटली ने नोटबंदी पर कांग्रेस और अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन पार्टियों ने ऐलान किया है कि वो 8 नवंबर को पूरे मुल्क में काला दिन मनाएंगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए आधार को जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी जाएगी। ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 को खत्म होने वाली थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरबिल में इराकी फौज और कुर्द फाइटर्स के दरमियान लड़ाई। मकामी हुकूमत ने की सीज फायर की अपील, कहा रेफरेंडम को भूलने के लिए तैयार हैं। कुर्द लीडर मसूद बरजानी पर बढ़ा दबाव, अपोजिशन पार्टी ने किया इस्तीफे का मुतालबा। हैदर अल अब्बादी ने अनकरा में की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इराकी फौजों ने सीरिया सरहद के करीब आईएस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, हवाई जहाज से पर्चे गिराए। सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी की तायीद की। आदिल अल जुबैर ने कहा न्यूक्लियर डील में कई खामियां हैं। कतर बहरान से जीसीसी टूट जाएगा, कुवैत के अमीर ने दी वार्निंग। दोहा ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका में 11 मुल्कों के शहरियों पर सख्त नजर रखी जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप का नया हुक्म जारी। रेक्स टिलरसन ने की सुषमा स्वराज से मुलाकात। अमेरिका ने किया हिंदुस्तानी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी देने का वादा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान को आजादी का शहीद करार दिया, बीजेपी तलमला उठी। गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को होगी वोटिंग, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।